नमस्कार मित्रों, मैं लोकतंत्र आपको पढ़ा रहा था, उसका सेकंड पार्ट अब लेकर के आया हूँ। सेकंड पार्ट में आज आपको ये जो क्लास है ये महत्वपूर्ण उनके सिद्धांत और लोकतंत्र के लाभ हैं या फिर गुण हैं और दोष और इसे समर्थन या फिर मान लीजिए कि लोकतंत्र को सफल बनाने के कुछ उपायों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिद्धांतों पर। देखो, इसमें लोकतंत्र के महत्वपूर्ण कुछ सिद्धांत दिए हैं। देखो, सिद्धांत होते क्या है, सबसे पहले तो इस पे ध्यान देना होगा और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इसी को हम दृष्टिकोण कहते हैं। ध्यान देना, इसी को हमें दृष्टिकोण भी कहते हैं कि दृष्टिकोण, ठीक है ना, या इसे ही हम कहते हैं विचारधारा। तीनों को समझने के प्रयास करो। सबसे पहले हम बात करते हैं सिद्धांत। सिद्धांत यानी कि जैसे मेरा सिद्धांत क्या है, मान लीजिए कि मैं गुस्से में रहता हूँ या फिर मैं प्रेम से बात करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ या फिर मैं कुछ अन्य जो मेरे विचार रहे हैं, ठीक है, यानी विचारों को सिद्धांत कहते हैं। और दृष्टिकोण, मैं किसी भी चीज़ को किस नज़रिए से देखता हूँ, मतलब उसे चीज़ को मैं देख रहा हूँ तो उसके प्रति मेरे विचार कैसे हैं, ठीक है ना। मैं किसी भी चीज़ को, मेरा सिद्धांत क्या है, फिर मैं विचार कैसा करता हूँ और जो मैं विचार करता हूँ उसे फिर मैं विचारों के द्वारा ही अपनी वस्तु जो भी कोई चीज़ होगी उसे मैं देखूंगा। तो यानी कि इसके ही महत्वपूर्ण यानी लोकतंत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब देखो, लोकतंत्र लोकतंत्र के कुछ सिद्धांत, दृष्टिकोण या विचारधाराएं होगी, वो महत्वपूर्ण क्या क्या है, मैं एक एक क्रमागत तरीके से चलता रहूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली विचारधारा जिसे हम कहते हैं परंपरागत, या इसे ही हम क्या कहते हैं, उदारवादी। ध्यान देना, इसी के दूसरे नाम है, ठीक है ना। उदारवादी को ही हम क्या कहते हैं, अन्य नामों से इसे क्या जाता है, क्या जाना जाता है, देखो, या इसे कहते हैं पश्चिमी सिद्धांत या दृष्टिकोण, ठीक है ना। पश्चिमी सिद्धांत या फिर सिद्धांत, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और इसे ही देखो क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं लोकप्रिय, लोकप्रिय विचारधारा। इसी के कुछ अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कैसा भी आए कि जैसे परंपरागत दृष्टिकोण को समझाइए, उदारवादी दृष्टिकोण को समझाइए, सिद्धांत को समझाइए, पश्चिमी सिद्धांत को समझाइए, लोकतंत्र के पश्चिमी सिद्धांत है या लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत है उसे समझाइए, तो ये सब चीजें एक ही है, ठीक है। अब इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात, इसे पश्चिमी क्यों कहा जाता है कि जो अगर बात करें हम भारत के देश संदर्भ में, कि जो भारत के पश्चिम दिशा है, उस पश्चिमी दिशा को ही लेकर के जो सिद्धांत पनपा है, भारत के पश्चिम को लेकर के ही जो सिद्धांत पनपा है, उसी के कारण से पश्चिम यानी कि इधर वाले यानी कि यूरोप में पनपा है। ध्यान देना, जो यूरोप महाद्वीप है उसमें इसका उदय हुआ, इसलिए इसे पश्चिमी सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो, परंपरावादी। परंपरावादी का मतलब जो सबसे पहले आया है, ठीक है ना, या जो परंपराएं रही है, जैसे अपने समाज में परंपरा है घूंघट निकालने की, भी परंपरा ही है, बहुत पहले आ चुकी थी। वैसे ही बहुत पहले जो सबसे पहले सिद्धांत कौन सा आया था, परंपरावादी। उदारवादी, उदारवादी का मतलब तो आप इतना सा समझ लो कि किसी भी चीज पे जब मैं ज्यादा कठोर हो जाता हूँ या फिर मैं ज्यादा गुस्से के साथ या ज्यादा नियमों के साथ में अगर मैं किसी के साथ व्यवहार करता हूँ तो उसे हम क्या कहते हैं, देखो, उदारवादी नहीं कहते, ठीक है ना, क्योंकि मैं उसके साथ उदार नहीं हो रहा हूँ। उदार का मतलब है किसी भी चीज पे या तो नियम कम कर देना या फिर नियम हटा देना, यानी कि व्यक्ति को स्वतंत्रताएं दे देना ही क्या कहलाता है, उदारवादी सिद्धांत कहलाता है। बाकी तो इसके सब कॉमन चीजें हैं। अब देखो, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके विचारक कौन रहे हैं, एक तो रहे हैं लोक, ये विचारक है, ध्यान देना, लोक है, या इनके अलावा है रूसो, या इनके अलावा फिर JS अगर हम बात करें, देखो, मील है, और एक नाम आपने सबने सुना है, अब्राहम लिंकन, ठीक है, जिन्होंने मतलब एक परिभाषा दी थी लोकतंत्र की, सबसे लोकप्रिय वो परिभाषा रही, तो वो भी इसके विचारक हैं। देखो दोस्तों, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं जितनी कोशिश कर की मैंने यहाँ सेटअप बिठाने की, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा, जगह मेरे पास जैसी उपलब्ध है मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसके देखो कुछ महत्वपूर्ण इनकी कुछ विशेषताएं रही। इनकी क्या विशेषता रही, इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है वो स्वयं एक बुद्धिमान प्राणी है। जो व्यक्ति क्या है, बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए वो अपना भला बुरा जानता है, ठीक है। इसलिए उसे क्या कर देना चाहिए, स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, वो जो भी कार्य करेगा अपने भले के लिए ही करेगा।
इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो शासन चले उसे विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए, मतलब एक व्यक्ति के पास शासन नहीं होना चाहिए। इसकी विशेषताएं करा जाए कि परंपरावादी लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए, तो उसकी विशेषताएं यही हैं, या इसके सिद्धांतों में महत्वपूर्ण विचारधारा यही रही है कि व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है, वो अपना भला बुरा जानता है। या इसके अलावा अगर हम बात करें तो शासन की जो सीमाएं हैं वो निश्चित होनी चाहिए। इसके अलावा शासन अलग अलग लोगों के पास होना चाहिए, मतलब सत्ता का केंद्रीकृत नहीं होना चाहिए, ठीक है। व्यक्ति को स्वतंत्रताएं दी जानी चाहिए, व्यक्ति को मूल अधिकार दिए जाने चाहिए, न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, ऐसे इसके कुछ विचार रहे हैं। ये तो था अपना परंपरावादी दृष्टिकोण, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सेकंड दृष्टिकोण या फिर विचारधारा। देखो अगली अगर हम बात करें तो उसे है फिर बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी, देखो बहुलवादी को समझना, बंद कर ले इसको। बहुलवादी सिद्धांत, इसे ही हम देखो, ये बहुलवादी सिद्धांत का मतलब है क्या? बहुलवादी में का मतलब देखो, बहुलवादी यानी कि बहुत सारे सिद्धांत होने चाहिए। सिद्धांत का मतलब सिद्धांत नहीं होने चाहिए, इनका मतलब है कि बहुत सारी शासन व्यवस्थाएं होनी चाहिए, यानी कि शासन को एक जगह नहीं रखा जाना चाहिए। इसके विचारकों ने ऐसा कहा। अब देखो इसमें कहने वाले कौन कौन है इसके विचारक, तो इसके विचारकों की बात करें अगर हम विचारकों की बात करें तो देखो एक तो है डिग्री, ठीक है, मैं इनकी बात करें, इन्होंने ऐसी सिद्धांत दिया, इन्होंने इसका समर्थन किया कि बहुलवादी अच्छा है, ऐसे ही लोकतंत्र होना चाहिए। तो एक तो है डिग्री, एक है इसके अंदर देखो मिसे, और एक है इसमें फोल्टे, ठीक है ना। ऐसे कुछ विचारक रहे हैं जिन्होंने इसका समर्थन किया है। बहुलवादी सिद्धांत का मतलब क्या है कि जो शासन है वह संघात्मक होना चाहिए। शासन संघात्मक का मतलब अलग अलग राज्य या प्रांत होने चाहिए, शासन की बागडोर एक व्यक्ति के पास न होकर के अलग अलग स्तर पे बांट दी जानी चाहिए। यह है बहुलवादी सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तीसरे टॉपिक पे, तो वो है फिर विशिष्ट वर्गीय। विशिष्ट वर्ग, देखो विशिष्ट का मतलब जो महत्वपूर्ण वर्ग है, यानी कि ये हो गया कि जो समाज के अंदर विशिष्ट वर्ग है उसके पास ही शासन चलाने की शक्तियां या फिर शासन का चयन करने की शक्तियां होनी चाहिए। सॉरी दोस्तों, फैमिली वाले मेंबर है वो आ जाते हैं रूम के अंदर और इधर उधर कुछ सामान लेते रहते हैं। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ विशिष्ट वर्गीय, यानी इसमें समाज में जो विशिष्ट का मतलब जो शिक्षित है, युवा है, जो लोकतंत्र के बारे में जानते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई अनपढ़ है, उसे यही नहीं पता शासन होता क्या है, उसे कह दिया वोट देना, वो दे देता है। तो यानी कि उनको ये इस प्रकार की शक्तियां नहीं होनी चाहिए, ये उन्हीं लोगों के पास होनी चाहिए जो वास्तव में सक्षम है, जिनके पास शिक्षा है, ठीक है। या इसे ही हम कहते हैं अभिजन वर्गीय सिद्धांत। अभिजन यानी कि इसमें महत्व, या ये समझ लो कि विशिष्ट जो वर्गीय सिद्धांत है इसमें सबसे ज्यादा महत्व किसे दिया जाता है? अभिजन वर्ग को दिया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा महत्व अभिजन वर्ग को ही दिया जाता है, ठीक है ना। यही सिद्धांत। अब इसके कुछ विचारकों की बात कर लेते हैं, ठीक है। विचारक कौन है? देखो इसके अगर हम बात करें, रॉबर्ट है मिचेल्स, इसके विचारक रहे हैं। या इसके अगर अलावा हम बात करें तो मॉस्को है, या जिसे मॉस्का भी कहते हैं, ठीक है ना। या मान लीजिए उसे क्या कहते हैं फिर पेरेटो, अलग। ये तीन विचारक हो, देखो बहुत सारे विचारक हैं लेकिन मैं आपको 2 या 3 बता रहा हूँ। कारण क्या है, ज्यादा नाम याद नहीं कर सकते, कुछ याद कर लो। विशिष्ट वर्ग के समर्थन करने वाले कौन कौन है? रॉबर्ट मिचेल्स हैं, मॉस्को है, या फिर पेरेटो है। तो इन्होंने इसका समर्थन किया। अगली बात करते हैं चौथी विचार धारा या फिर विचारकों पे, या फिर उनके सिद्धांत दृष्टिकोणों पर। तो देखो लोकतंत्र का एक और है जिसे हम कहते हैं मार्क्सवादी दृष्टिकोण या फिर सिद्धांत। देखो दृष्टिकोण मैं आपको बता चुका हूं क्या है। अब मार्क्सवादी समझ लेना, जब भी मार्क्सवादी आ जाए
वो है किससे संबंधित है? आर्थिक से संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्थिक शासन प्रणाली से से अगर हम देखें तो वह संपर्क रखता है, ठीक है ना, या उसका जो संबंध है वो आर्थिक शासन से बना हुआ है। तो ये आर्थिक, यानी कि इनका मानना है कि जहां पे आर्थिक समानता होती है वहीं लोकतंत्र सफल माना जाता है। इनका ये प्रमुख विचार रहा है। अब इसमें देखो मार्क्सवादी, वैसे इसके विचारक कौन है? कार्ल मार्क्स है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण नाम होता है, कार्ल मार्क्स है। या फिर एक है फ्रेडरिक, ठीक है ना, ये फ्रेडरिक रेटजेल नहीं है जो ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो 12th क्लास के अंदर। ये फ्रेडरिक के अगर हम देखें तो यानी अलग नाम है, ये फ्रेडरिक रेटजेल नहीं है जो भूगोल की परिभाषा देते हैं, वो व्यक्ति नहीं है। अगर इनके अलावा एक और देखें तो फिर एक, इनका पूरा नाम देख लो, चलो, फ्रेडरिक एक्सन या एक ऐसे ही कुछ है, एडिसन कुछ, सॉरी मैं पूरा नाम याद नहीं, मुझे फ्रेडरिक पता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले सिद्धांत। देखो इसे याद रखना, कुछ एक तो मैंने परंपरावादी बताया था आपको शुरुआत में, और एक ये कौन सा है? मार्क्सवादी। इन दोनों के सहयोग से एक और नई विचारधारा पनप के आई जो वर्तमान में लोग अधिक चलाते हैं, अधिक देशों में चल रही है, और ये है फिर अंतिम 5वें नंबर की, जिसे कहते हैं समाजवादी। समाजवादी दृष्टिकोण, ठीक है, समाजवादी दृष्टिकोण या फिर विचारधारा। इसमें देखो ये दो विचारधाराओं को मिला करके बनाया गया। एक तो कौन सा? जिसे हम उदारवादी कहते हैं, और प्लस कौन सा है? मार्क्सवादी, ठीक है। यानी कि दो विचारधाराएं आई, एक तो इसमें कौन सी आई? उदारवाद आई, और एक इसमें कौन सी आई? मार्क्सवादी। उदारवादियों के अंदर तो क्या है, देखो इसकी विचारधारा पे अगर आप जाते हैं, विचारधाराओं पे, तो इन्होंने क्या कहा, देखो ये मार्क्सवादी तो किस पे है? आर्थिक समानता पे, आर्थिक समानता। और ये कैसी है? उदारवादी। अगर इसे हम देखें तो इसे में अगर हम देखें तो उदारवादियों ने क्या किया कि स्वतंत्रता दी या फिर समानताएं दी, ये तो आर्थिक समानता, और ये है फिर शासनिक स्वतंत्रताएं। यानी कि व्यक्ति को इसमें दो चीजों से समायोजन किया गया कि व्यक्ति को शासन में स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है, यानी उसे स्वतंत्रताएं दी जानी चाहिए और आर्थिक समानता दी जानी चाहिए। ये समर्थन किसका हो रहा है? समाजवादी दृष्टिकोण का। तो ये तो महत्वपूर्ण 5 दृष्टिकोण थे। इसमें आप एक एक करके अगर समझ में नहीं आया तो बाहर से पढ़ सकते हैं, कोई कमेंट भी कर सकते हो आप अगर समझ में नहीं आ रहा तो। और प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है आपका कुछ नहीं जा रहा, मैं वीडियो बनाता हूँ आपको तुरंत मिलेगा। लाइक करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहता है, मुझे पुनर्बलन मिलता रहता है। अब हम बात करेंगे देखो लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र की अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण इसका फिर आलोचनात्मक अगर दृष्टि से क्वेश्चन बनता है, वो बड़ा क्वेश्चन बनता है, तो उसमें गुण और दोष दोनों ही देखे जाते हैं। मैं समय कम चाहता हूँ इसलिए थोड़ा समय से और वीडियो को मैं पॉज करके एक और पार्ट बना रहा हूँ, ठीक है।